हमें कम करना है। और इसी के लिए आपने देखा रहेगा कि 3 मंथ्स मेडिकेशन कोर्स वगैरह दिया जाता है कि जिसमें मेंसेस पूरे बंद हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम में पूरा सुखाया जाता है। सो इस तरीके से मेडिसिन हम भी जरूर यूज कर सकते हैं। कैसे देने हैं? सो एक तो ये जो है इसका विचार जो है वो रक्त पित्त के अनुसार हमें करना है, क्योंकि जिधर से ब्लड बाहर जाना चाहिए उधर से नहीं जा रहा है, तिर्यकत रक्त पित्त, इस तरीके से इसको हम सोच सकते हैं। दूसरी और भी एक बात महत्वपूर्ण है इसमें कि रक्त की विकृति, रज की विकृति, ये दोनों के बारे में हमें इसमें सोचना है। सो रक्त पित्त कुलकंडन रस, ये अगर हम पेट में पेशेंट को देते हैं मौक्तिक कामदुधा के साथ, तो ये जो एंडोमेट्रियल ब्लीड्स जो अंदर शेड ऑफ हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्लेस होने में मदद हो जाती है। और भी कुछ है कि जिसमें क्षार हम जरूर इसमें यूज कर सकते हैं। सो क्षार, पानीय क्षार हमें यूज करना है जो कि पेशेंट को पेट में लेने के लिए देना है। इसमें कमलनाल क्षार जो है ना उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है और बहुत सारे पेशेंट्स में आज तक मैंने यूज किया है। सो कमलनाल क्षार ऐसा आई डोंट थिंक कोई फार्मेसी से कम मिलता है, लेकिन कमल के जो गड्ढे रहते हैं ना वो लाके उसकी क्षार पद्धति से क्षार बनाना है, और वो जो क्षार है वो रक्तभाजक के साथ अगर दिया जाता है तो उसका परिणाम हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अभी कमल का ही क्यों, कदली क्षार भी हम यूज कर सकते हैं। कदली का भी कामित्व जो है वो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पर है, राइट। सो कदली क्षार भी यूज कर सकते हैं। कमल जो है ना उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वो एक तो पित्त शमन है, कदली भी पित्त शमन है, लेकिन कमल का एक स्पेसिफिकेशन है कि वो पानी में उसके जो पत्ते रहते हैं ना उसके वैक्स कोटिंग के कारण वो चिपकते नहीं है, राइट। सो एक जो क्या बोल सकते हैं हम, सेपरेशन लाइन जो है दो इसके बीच में, सो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, वो सेपरेशन लाइन नहीं मिलती, एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके लिए वो डेवलप होने में ये मदद करता है कदली क्षार से। सो इसके लिए कदली क्षार भी काफी इसमें अहमियत रखता है। सो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में हम जब भी देखते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस जो भी रहता है पेशेंट्स को, तो इस तरीके से हमें सोचना है। दूसरी बात है कि इसमें निरोह अनुवसन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में। निरोह अनुवसन वेब का शब्द आप यूज कर सकते हैं, या फिर सस्नेह निरोह भी इसमें दिया जाता है एकदम प्लेन। अभी इसमें कौन सा बस्ती दे दो ऐसा सोचने के लिए अगर समय नहीं है, या फिर अगर हमें सर्व समावेशक ऐसा अगर बस्ती देखना है तो उसमें दशमूर्धानंतर का बस्ती हम जरूर दे सकते हैं। सो सस्नेह निरोह इस तरीके से ये बस्ती दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और भी पेशेंट्स ऐसे हमें मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है, इसमें डे 2 पेन का बताया नहीं, मैं बता दूंगी और फिर आगे जाते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे हैं कि जिसमें डे 2 या फिर डे 3 पेन हम स्पेसिफिक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग के साथ में पेन है। सो इसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और उसमें पेन भी है, सो इसी समय पेन तो हमें कम करना ही है, लेकिन ब्लीडिंग कम करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। हेवी ब्लीडिंग जो है ना इसमें हम सोचना कैसा है, तो ग्रंथि रज के अनुसार इसमें सोचना चाहिए। आप कहेंगे कि अगर ग्रंथि है नहीं तो भी क्यों सोचना है। सो ग्रंथि रज ऑलवेज हेवी ब्लीडिंग है, इसका कारण क्या है, जब भी मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है सो उसमें पहले वो आखा यानी गांठ जैसा शेड ऑफ होता है, फिर उसका लाइसिस होता है और फिर वो लिक्विफाई होके पास हो जाता है। सो अगर उसका लाइसिस होने में समय नहीं मिल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो लाइसिस नहीं होता है और उसके कारण हेवी फ्लो रहता है, उसमें गांठ देखने लगती है या फिर ग्रंथि रज हम जिसे कहते हैं वो देखने के लिए मिलता है। इसी के लिए ग्रंथि रज जो है वो हमेशा हेवी फ्लो ऐसा कंसिडर करना चाहिए। इसमें जनरली हम देखेंगे तो डे 2 या फिर डे 3 पेन ऐसा हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। सो डे 3 पेन जो रहता है उसमें गांठ भी रहेगा, ग्रंथि रज जो स्पेसिफिक कहा गया है वो हमें देखने के लिए मिलता है और पित्त की विकृतियां भी उसमें देखने के लिए मिलता है। सो इसके साथ में क्या है कि हाथ और पैर में जलन है, फीट बर्निंग जिसे कहा जाता है वैसे है। पेशेंट जो है जब भी क्लॉट पास हो रहा है तब भी फील करते ही इतना पेन उसको होता है। और भी कभी कभी ऐसा है कि ग्रंथि इतनी बड़ी बड़ी रहती है जिसको मेम्ब्रेनस कहा जाता है, डिस्मेनोरिया। सो ऐसी अगर है तो ऐसे केसेस में हम मेडिसिन कौन सी दे सकते हैं। सो इसमें जनरली अगर हम देखेंगे वात कफाभ्याम ग्रंथि सन्निभम ऐसे कहा गया है। सो वात कफज संप्राप्तियां इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। सो वात कफज संप्राप्तियां में इसमें हमें देना है तो कौन सी मेडिसिन देना है, तो पिबेत ग्रंथ्यार्थ वे पाठा व्योश वृषकजम जलम ऐसे कहा।
ग्रंथिरज का जो मेडिसिन है उसमें पाठा, वृषक और व्योश, ऐसा 3 मेडिसिन उसमें आता है। सो इसके कारण क्या हो जाता है, व्योश होने के कारण शरीर में जो वात की विकृति है वो कम आ जाती है। और पाठा जो है वो स्पेसिफिकली जब भी हम वायु की विकृति देखते हैं या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ भी विकृतियां रहती है उसके कारण जो रहता है ना वायु की विकृति, वो कम करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। और भी इसमें स्पेसिफिक कुछ है कि पलाश भस्मास्मभिदा ग्रंथावे पूयरेतसी, ऐसे कहा है। पलाश भस्म और अश्मभिदा ये दोनों यूज कर सकते हैं। सो पलाश का क्षार मिलता है वो हम यूज कर सकते हैं। पलाश जो है उसका कामित्व स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो गर्भाशय के ऊपर है। पलाश पुष्पासव ये भी आपको मालूम रहेगा। सो इसमें हम पलाश पुष्पासव भी यूज कर सकते हैं। और अश्मभिद यानी पाषाण भेद, जो कोई भी पाषाण यानी ग्रंथिभूत हो रहा है उसको भेदन करने के लिए पाषाण भेद की उपयोगिता बहुत ज्यादा रहती है। सो ये पाषाण भेद जो है वो भी हम अलग अलग मेडिसिन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अकेले पाषाण भेद का अगर क्वाथ पूरे दिन के लिए अगर पान करने के लिए बोला जाता है तो उसकी जो ग्रंथि है वो बहुत अच्छे से कमाने में मदद हो जाती है। सिद्ध जल जैसे हम देते हैं उसी सिद्ध जल या फिर षडंगरक, ऐसे ही पाषाण सिद्ध जल, पाषाण भेद सिद्ध जल हमें देना है। तो एक पेशेंट हमारे पास आते थे कि जिसको ऑफिस में जाने के बाद ऐसे ही बहुत ज्यादा ग्रंथि है, इसके लिए बैठने के लिए भी उसको नहीं होता था। और बैठने के लिए भी नहीं होता है तो ऑफिस को इतनी छुट्टी हर मंथ नहीं ले सकते हैं। सो इसमें मेडिसिन तो हमने बाकी जो अभी कहा कि जैसे ग्रंथिरज है या फिर पाषाण भेद है, सो पाषाण भेद का पूरे दिन के लिए उसको पान करने के लिए बोला था। सो सिद्ध जल का सो जो बॉटल लेके जाती है ना उसमें जाने के बाद पाषाण भेद डाल के रखना है और वही पानी दिन भर पीना है। ऐसे अगर करते हैं तो ये ग्रंथिरज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम आ जाता है। इवन सिंगल डे में भी हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ग्रंथिरज का जब भी हम विचार करते हैं तो जैसे इसमें मेडिसिन आते हैं कि पिबेत ग्रंथार्तवे पाठा, ऐसा आया है। अभी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि पाठा इधर क्यों आया है ना। अभी स्त्री रोग के मेडिसिन ऐसे जो भी हम सोचते हैं तो उसमें शतावरी आ जाएगी, बला आ जाएगी या फिर गोक्षुर आ जाएगा, ये आना चाहिए। लेकिन ये पाठा किधर से आएगा, पाठा किधर का मेडिसिन है, तो अर्श गृहिणी ऐसा पाठा मेडिसिन है, राइट। सो अगर हम ग्रंथिरज के बारे में सोचना है तो ये पिक अगर हम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यूट्रस है और ये ब्लैडर है, यूरिनरी। इसके पूरे ऊपर से सेम पेरिटोनियल कवरिंग जाता है, राइट। सो ये जो ज्ञानेश्वरी है उसका भी एक रेफरेंस है कि पचून विष्ठेच्या दाथरी उकडोनी नवमासांतरी गर्भिणी जैसी, ऐसे कहा गया है। सो ये सूत्र जब भी हमने पढ़ा तो ऐसा विचार मन में आ गया था कि अगर गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है उसका पचन यानी नवरज और प्रसाद रूप रज और उसका पुराण रज रूप, ये जो कन्वर्जन होता है ये तो पित्त से होगा, परफेक्ट है। लेकिन वो अग्नि उधर कैसे मिलती है उसको। सो जैसे स्थालीपाक कहा गया है, जैसे अग्नि है और अग्नि के ऊपर कुछ भी हम रख के जो करते हैं तो वो पक जाता है। लेकिन अगर हमें मूंग को स्प्राउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भिगोए हुए मूंग है वो हम नीचे रख देते हैं। सो उसकी उष्णता से भी उसको स्प्राउट जल्दी आ जाते हैं, रखते हैं ना, कोई करता है किचन में काम, यस, ओके। सो ऐसे जब अगर हमें जल्दी स्प्राउट चाहिए तो उसके अग्नि का हम परिणाम लेते हैं। सो शुष्कता जो है अग्नि की वो इधर काम करती है। अग्रहणी ऊपर है और ये गर्भाशय जो वो नीचे है, राइट। सो गृहिणी में जो अग्नि है उसका जो शोष्यमान वन्नी है उसके कारण इस रज का पाचन होता है। और इसी के कारण अगर हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जो अर्श अतिसार गृहिणी इसका जो स्थान है पक्वाशय, सो इस पक्वाशय में अगर विकृतियां हैं तो इस गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम है उसके कन्वर्जन में या फिर नवरज, प्रसाद रूप रज और पुराण रज ये बनने में भी उसमें विकृतियां आ जाती है। अगर गृहिणी की अग्नि प्राकृत है तो ये कन्वर्जन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और विकृतियां नहीं देखने के लिए मिलती है। इसमें मुझे एक केस आपको जरूर बतानी है। एक पेशेंट थी
पीसीओडी के। ओके, सो पीसीओडी है तो पेशेंट्स का मेडिसिन चालू किया। इरेगुलर मेंसेस थे, जब भी मेंसेस आते थे तो बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होता था, फिर रोकने के लिए मेडिसिन देने पड़ते थे, और फिर जब भी 1 महीना 1.5 महीना हो जाता तो भी मेंसेस नहीं आ रहे, ऐसी केस थी वो। सो फिर मेडिसिन चालू किया, सब हो गया वगैरह, और मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के 3 मेंसेस प्राथमिक आ गए। सो उसके बाद में हमने सोचा कि अभी मेंसेस ठीक है तो अभी हम मेडिसिन टेपर करके बंद करेंगे। सो बंद करेंगे ऐसे कहा ना, उसी मंथ में उसके मेंसेस जो है वो फिर से डिले हो गए। सो हम सोचने पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बाकी मेडिसिन तो बराबर जा रही थी, सब हो रहा था, और मेडिसिन का बंद करने के लिए सोचते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसको पूछा कि आपके खाने में कुछ आपने चेंजेस किए हैं क्या, तो हाँ, बीच में वेट बहुत कम हो गया था ना, तो इसके लिए रोज एक केला मैं खा रही हूँ, ऐसा उसने कहा। अभी केला का और मेंसेस का क्या संबंध है, ऐसा लगेगा, लेकिन अगर एवरीडे मुंबई के सीजन में हम केला लेते हैं तो उसमें पक्वाशय गतवात, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रवाहिका, ऐसे केसेस उसमें जल्दी आ जाते हैं। सो प्रवाहिका अगर है तो पक्वाशय में जो औष्ण्य है वो नहीं होता है, राइट, उसमें शैत्य आ जाते हैं। इवन हम जब भी पर एब्डोमेन चेक करते हैं तो उसमें भी हमें शैत्य प्रतीत होता है। सो अगर शैत्य आ जाएगा पक्वाशय में तो उसके ऊपर जो पचन होने वाला एंडोमेट्रियम है, सो उसके ऊपर भी परिणाम तो आ जाएगा, उसका भी धीरे धीरे पचन हो जाएगा, सो डिले हो जाएंगे मेंसेस। तो उसको बताया कि अरे रोज इतना केला वगैरह नहीं खाना है। सो वो बंद करने के बाद फिर मेंसेस रेगुलर आने लगे और फिर उसके मेडिसिन स्टॉप कर दिए गए। सो ये अलग विचार है कि गृहिणी और ये जो रजक की विकृतियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। सो अगर ऐसी बात है कि आप रेगुलर जो मेडिसिन है कि शतावरी, अश्वगंधा, बदाम, हुई, ये सब देने के बाद भी अगर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे तो उसमें हमें गृहिणी का विचार करके फिर मेडिसिन देने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ग्रंथिरज के बारे में और भी एक बात मुझे कहनी है। सो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है, या फिर बस्ती का तो मैंने बता दिया उसके लिए क्या करना है, लेकिन नस्य का भी परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। सो अगर देवदार और समीर बंधक का एक साथ मिला के प्रथमन नस्य दिया जाता है तो ये जो पेन रहते हैं ना वो कम आने में बहुत मदद हो जाती है। स्पेसिफिकली जब ये अनमैरिड गर्ल्स रहती है सो वो बस्ती के लिए एकदम तैयार नहीं होती है, लेकिन पेन तो ज़्यादा है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेना है हमें, आप ही कुछ करो, ऐसे अगर कहते हैं तो हम करें तो क्या करें, बस्ती नहीं दे सकते हैं तो एक तो पीछू रखने के लिए बोलेंगे, या फिर नस्य का भी उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। फिर जो और एक बहुत कंप्लेंट लेके जो पेशेंट्स आते हैं वो है पीएमएस, राइट। सो पीएमएस जो है उसमें पेशेंट की कंप्लेंट कुछ नहीं रहती है, बाकी जो घर वाले रहते हैं ना उसकी कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, राइट। सो सभी को मालूम हो जाता है, अगदी जो सब्जी वाला है, दूध वाला है, या फिर ये वाला है, वो वाला है, सब जो वाला रहते हैं ना वो आज कुछ तो बिगड़ा है मैडम का, राइट। सो ये क्यों बिगड़ता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये तो कहा जाता है, नो डाउट, लेकिन इसमें चिड़चिड़ापन जो है ना वो अगर इतना पीरियोडिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो रज की दृष्टि है वो क्यों हुई है, रस की दृष्टि है इसके लिए, राइट। और रस का जो दृष्टि का कारण है उसमें चिंता नाम जाति चिंतना, ये एक कारण बताया गया है, राइट। सो उसकी चिंता हमें कम करनी है, लेकिन किसी की चिंता हम ऐसे रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, सो उसमें मेडिसिन तो जरूर दे सकते हैं। चिड़चिड़ापन है, या फिर उसमें कुछ पेशेंट्स तो ऐसे रहते हैं कि जिनको फिक्रिश महसूस भी होता है, एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा थकान रहती है, और उसी समय जब भी वो हाइपोग्लाइसेमिक है, टिपिकली जब भी आपने अगर ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं मॉर्निंग में उतनी ही भीड़ रहती है ना या नहीं है, इवनिंग में भी उतनी ही भीड़ रहती है या नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉरल्स कभी होते हैं, इवनिंग में होते हैं, मॉर्निंग में कभी कॉरल्स ज़्यादा आपने देखे नहीं रहेंगे, राइट। इवनिंग में क्यों होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है सर, राइट। सो इसी के लिए वो तभी थकान है, हाइपोग्लाइसेमिया है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। वैसे ही ये जो पीएमएस है उसमें भी थकान ज़्यादा है, रस की दृष्टि है, और रस का अंगमर्द ये एक स्पेसिफिक लक्षण आया है दृष्टि में। सो इसमें अंगमर्द भी है, विवरिश भी है, पेशेंट चिड़चिड़ापन भी है। सो ऐसे जो केसेस है वो हमें ट्रीट करते समय किस व्याधि का विचार करना है, सो यही हमें
हमें बताती है शरीर मनस्संतापः ज्वरः, राइट। सो मनस्संताप है, शरीर संताप है, तो ज्वर के अनुसार इसका हमें विचार करना है। जब भी कोई भी पेशेंट पेरीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लेके आती है तो उसमें हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है। ज्वर जो है वो पुनः पुनः जब भी आता है तो उसको पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। मेंसेस जो है वो हर मंथ आते हैं और चिड़चिड़ापन हर मंथ में है, तो हम इसमें पुनरावर्तक ज्वर यूज करेंगे। सो इसका काढ़ा बना के अगर पेशेंट को दिया जाता है तो ये मानसिक ज्वर जो है वो कम आने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होती है और पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों भी सुखी हो जाते हैं। तो इसमें और भी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आहार वगैरह ये तो सब हम बताएंगे उसको क्या खाना है क्या नहीं है। इसमें मेडिसिन देते समय जैसे ही हमने पुनरावर्तक ज्वर कहा वैसे ही और भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है कि जिसमें अर्धनारी नटेश्वर ऐसा एक मेडिसिन आया है। सो ये जो अर्धनारी नटेश्वर है, सो इसकी जो फलश्रुति है उसमें संधिपातिक ज्वर में आया है। इसके फलश्रुति में ऐसे कहा गया है कि आधा शरीर जो है वो उष्ण रहता है, आधा शरीर जो है वो ठंड रहता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऐसा तो इस पेशेंट में नहीं है, लेकिन जब भी शरीर में शैत्य और औष्ण्य इसकी विकृति आ जाती है तभी यह अर्धनारी नटेश्वर हम यूज कर सकते हैं। सो रसपाचक के साथ अगर अर्धनारी नटेश्वर यूज किया जाता है तो इसका परिणाम जो है ना, ये चिड़चिड़ापन और ये पेरीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कमाने में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसमें और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्राणायाम, राइट, प्राणायाम पेशेंट को नित्य करने के लिए बोलना है। सो प्राणायाम करने के लिए पेशेंट्स कहते हैं कि हमें समय नहीं है, सही बात है, होता ही नहीं है समय, समय निकालना पड़ता है, राइट। दूध कौन देता है? ऐसे अगर पूछते तो गाय दूध देती है। गाय दूध देती है? नहीं, निकालना पड़ता है, राइट। सो वैसे ही समय भी निकालना पड़ता है। सो आज के इस अवसर पर भी 5 मिनट समय निकाल के हम प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा बोर हो गया है सब? नहीं ना, फिर भी करेंगे। एकदम स्ट्रेट बैठना है, वर्टिब्रल कॉलम एकदम स्ट्रेट, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर। धीरे से एक सांस लेनी है, सांस पूरी छोड़नी है। धीरे से एक सांस लेनी है, सांस पूरी छोड़नी है। अपने दोनों आंखों के ऊपर अपने हाथ रखने हैं, दबाना नहीं है, धीरे से रखना है। आपके तीनों अंगुलियां आपके आंखों के ऊपर होनी चाहिए। एक सांस अंदर भर के लेनी है और सांस छोड़ते समय ओंकार का उच्चारण। धीरे से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं नमस्कार मुद्रा में। एक दूसरे के ऊपर दोनों हाथ रगड़कर जो उष्णता उत्पन्न हुई है वो अपनी आंखों को, गालों को लगानी है और धीरे से आंखें खोलनी है। हरिओम। ये भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें सिर्फ 50 सेकेंड्स लगे। कितने? कितने रिचार्ज हुए? हो गए या नहीं हुए? ओके, ग्रेट। सो अगर इसी तरीके से शॉर्ट में अगर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकाल के खुद के लिए प्राणायाम करो, तो पेशेंट निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा। अगर आप बताएंगे पूरा 1 घंटा करना है, नो वन इज गोइंग टू डू दैट, राइट। जब तक उसको पता नहीं कि उसका परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन उसका परिणाम जो आता है उसका चस्का लगाने के लिए तो छोटे छोटे बाइट्स हमें उसको बताना है। सो कभी करना है
सो लंच टाइम है तो लंच के टिफिन के पहले करना है, घर में डिनर के पहले करना है। ओके, सो ऐसा क्यों? सो स्ट्रेस ईटिंग कहा जाता है। जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, चिड़चिड़ेपन रहते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाएंगे सामता उत्पन्न हो जाएगी, रस के ऊपर परिणाम आ जाएगा, फिर से रस की दृष्टि हो जाएगी, रस के बाद मेरे की दृष्टि हो जाएगी एंड द साइकिल कंटिन्यूज, राइट। सो अगर उधर हमें ब्रेक करना है तो स्ट्रेस ईटिंग कम करना है। सो स्ट्रेस ईटिंग कम करने के लिए क्या करना है? जस्ट बिफोर लंच और जस्ट बिफोर डिनर अगर ये प्राणायाम एक छोटे यानी जैसे अभी हमने 3 साइकिल्स किए वैसे अगर किए जाते हैं ना तो भी स्ट्रेस ईटिंग कम हो जाता है। और भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि मन की शांति, राइट। सो मन शांत हुआ या नहीं हुआ अभी करने के बाद? थोड़ा सा तो हुआ रहेगा, 3 ही साइकिल्स किए फिर भी। सो चिंता नाम छाती चिंतना, ये जो एक उसका रस का कारण है दुष्टि का, वो भी उसमें कम हो जाता है। सो कुछ भी होता है ना, हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक, ऑल इज वेल, ऐसा धीरे धीरे सोच बढ़ने लगती है। सो ऐसे अगर हो जाता है तो ये पीएमएस जो है वो कम होने में मदद हो जाती है। ये सिम्टम्स जब भी कम हो जाते हैं तो पूरा घर भी कोऑपरेटिव होने लगता है और फिर घर में सुख शांति हो जाती है। और भी एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो भी सेकेंडरी उम्मीदरिया या फिर अनार्तव, राइट, मेंसेस आ रहे हैं लेकिन अभी 3 महीने हुए नहीं आए हैं, 6 महीने हुआ नहीं आए हैं। इवन कॉलेज गोइंग गर्ल्स ऑल्सो एंड इवन 30-35 पेशेंट्स ऑल्सो रीच अस फॉर दीज कंप्लेंट्स, राइट और रॉन्ग? राइट, यस। सो मेडिसिन लिया तब तक आ रहे थे, अभी मेडिसिन बंद किया, मेडिसिन से तब तक आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ कि मेडिसिन दिया फिर भी अभी मेडिसिन से भी नहीं आ रहे हैं मेंसेस, ऐसे पेशेंट्स रहते हैं। सो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें कारण क्या कहना होता है? सो कफ वातम मृतम मार्गाणाम तु अप्रवर्तमानम, कफ और वात इसी की संप्राप्ति इसमें रहती है। दूसरी और भी एक लक्षण इसमें रहता है कि रोजक क्षीणता रहती है, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा थिन रहता है, उसके कारण भी मेंसेस नहीं आते हैं। तीसरी जो बात है, पीसीओडी तो है ही कि जिसके कारण कुछ ना कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं। सो ऐसी अगर बात है तो 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा डिले होता है मेंसेस, वो बात अलग है, लेकिन 3, 4, 5 महीने अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो उसको नष्टार्तव ऐसे हम कह सकते हैं। सो इसमें हमें कौन कौन से मेडिसिन देने हैं? सो उसमें जब भी हम सोचते हैं तो उसका विचार कैसे करना है? तो वात विकृति तो है ही, लेकिन रस का यापन करना ये इसमें बात महत्वपूर्ण है। सो कोई भी हम पेशेंट्स आता है हमारे क्लिनिक में और मेंसेस नहीं आते हैं ऐसे अगर कहते हैं तो इसमें जनरली ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? कौन सा मेडिसिन आप दे दोगे? राइट। सो तीक्ष्ण है, उष्ण है, रज का भेदन करने के लिए वो काम करते हैं, लेकिन अंदर है तो बाहर आएगा ना। अगर थिन एंडोमेट्रियम है, रजक क्षीणता है और उसके कारण अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं सो उसमें भेदन करने से भी नहीं आएंगे, राइट। सो हमें लगता है हमने जो अच्छा मेडिसिन है वो दे दिया लेकिन फिर भी मेंसेस नहीं आते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। सो इसमें हमें देखना है कि रस का यापन करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस रस के यापन में हमें अलग अलग मेडिसिन यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि रसों में ज्यादा कुछ पाएंगे तो भेदन करेंगे, लेकिन लेटर स्टेज में पहले क्या यूज करना है? सो शतावरी, और उसका भी हम शतावरी, पुरुचि सत्व, अश्वगंधा ऐसे अगर एक साथ यूज करते हैं, पेशेंट को पहले कंसोल भी करना है कि इमीडिएटली नहीं आएंगे, 3 महीने नहीं आए हैं ना तो आपको अभी पूरा 1 महीना और भी राह देखना है। सो पेशेंट साइकोलॉजिकली स्टेबल हो जाता है। सो वो एंग्जाइटी जो एड ऑन होती है रस की विकृति में वो नहीं होती है। सो ये अगर हम बताएंगे शतावरी अश्वगंधा बला या फिर शतावरी अश्वगंधा पुरुचि सत्व, ये अगर यूज किए जाते हैं तो उसका परिणाम जो है वो रस का यापन करने के लिए और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो कम हुआ है वो नॉर्मल रखने के लिए मदद हो जाती है। और भी इसमें विदारी गंधादि गण जो है उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है। सो ये भी हम कर सकते हैं। इवन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जिनका एंडोमेट्रियम थिन है ऐसे केसेस में भी हम ये जरूर यूज कर सकते हैं। फिर ये होने के बाद 15-20 डेज तक ये देने के बाद जब भी एंडोमेट्रियम बन जाता है तो उसके बाद में हमें जो भेदन मेडिसिन है वो देते हैं। सो इसमें जैसे कि रसोम है या फिर शतपुष्पा है, शतपुष्पा शतावरी कल्प ऐसा है, हम बहुत
अच्छे तरीके से ये यूज कर सकते हैं जो कश्यप संहिता में बताया है। सो शतपुष्प और शतावरी ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो सूतिका अवस्था में ये आया है देने के लिए, लेकिन ये यापन भी करेगा निधन भी करेगा, ऐसा बैलेंस करता है। सो ये इसमें जरूर यूज कर सकते हैं। और रसोम जो है उसमें रसोम वटी है या फिर एक बहुत ही अच्छा जो योशा पस्मा में कहा गया है। ओके, सो ये भी हम जरूर रसोम का कल्प जो है वो उसमें यूज कर सकते हैं। सो ऐसे अगर हम रसोम इसमें यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, रसोम जो है वो वृक्ष है, सो इसके लिए उसका गामित्व जो है गर्भाशय के ऊपर है। आपको अगर मालूम है तो रिचुअल्स में जो सूतिका है उसकी जो ओटी भरण रहती है सो वो रसोम से किया जाता है। सो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ रिचुअल रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो सूतिका अवस्था में रसोम जो है वो रेगुलरली अगर सेवन किया जाता है तो उसके कारण बाद में जो मेंसेस आना चाहिए वो प्राकृतिक तरीके से आ जाता है, इसके लिए रसोम दिया जाता है। रसोम शुक्रन है, रसोम वातशमन है, इसके लिए जो शरीर में वात बढ़ा हुआ है वो प्राकृत करने के लिए रसोम दिया जाता है। कहते समय क्या कहते, लसणाला जेवढ्या पाकळ्यात ना तेवढी मुलं होऊ देत म्हणून लसूण दिलं जातं असं म्हटलं जातं बरं का। पण आताच्या जमान्यामध्ये हे काही पॉसिबल नाही आहे, पण लसणाने आपलं आरोग्य तर नक्की चांगलं राहील ही गोष्ट आहे। एक असंच वेगळं सांगते तुम्हाला जाता जाता, जो सूतिका रहती है उसको सेक दिया जाता है ना, सो सेक में आखा लहसुन का गड्ढा ये जितना दिख रहा है ना वो पूरा का पूरा उसमें डाल देना है। वो जो कोयला वगैरह सब रहता है ना, गोबरा यूज करता है जनरली गोबर, सो उसमें डाल देना है। तो उसको धीरे धीरे करके वो रोस्ट हो जाता है, तब तक वो सेक लेती है, एक नींद उसकी हो जाती है। वो उठेगी ना तो उसका सोलून उसको पूरा खाना है, एक अक्खा लहसुन, हाँ, इट्स नॉट वन बर्ड, अक्खा। आप कहेंगे घर इतना तीखा कैसा, बहुत अच्छा लगता है, एक बार करके आप देखो। वो मीठा हो जाता है, वातशमन हो जाता है। और जो हम सूतिका के लिए धूपन करते हैं ना, जो सेक के लिए, सो उसमें घृत भी डाला जाता है, सो स्नेह होता है वो हमेशा, सो उसके कारण वो वातशमन उत्तम पद्धति से करता है। तो इसी के लिए वातशमन के लिए या फिर सूतिका अवस्था के बाद में जो मेंसेस या फिर जो पूरा गर्भाशय उसका सिस्टम रेगुलर होने के लिए ये रसोम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अनार्तव जब भी रहता है सेकेंडरी, सो इसमें इंटरनल मेडिकेशन तो हम जरूर देते हैं, लेकिन उसी के साथ में लोकल एप्लीकेशन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि योनिवर्ती है। सो इसमें इक्ष्वाकु दंती चपला गुड़ मदन फल किंवा ये तो मैं सिर्फ मिक्सिंग के लिए यानी कांजी बोलते हैं ना वो यूज कर सकते हैं। यवक शुक या फिर क्षार, उसमें हम यवक क्षार यूज करते हैं। और शुंठी, ये शुंठी क्षार है, दक्षिण मिसटाइप वर्ड। सो ये जब यूज किया जाता है ना तो उसकी वर्ती बनानी है कांजी में मिला के। सो वो वर्ती जो है वो योनि प्रदेश में रखनी है। सो ये वर्ती रखने के बाद वो अपने आप पिघल जाती है और फिर उसका जो वायु की गति विकृति जो है वो कम करने में मदद हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन आने में मदद हो जाती है। इसमें रसपाचक के साथ में नष्ट पुष्पांतक रस जो आया है वो भी हम जरूर इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी अनार्तव है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हुए हैं और पेशेंट्स को मेंसेस नहीं आ रहे हैं, ऐसी अगर पेशेंट आ जाती है तो हमारा फोकस पूरा का पूरा जो है ना वो सिर्फ गर्भाशय के ऊपर रहता है, राइट, लेकिन सार्वदेहिक होना चाहिए। इसका कारण यह है कि मेंसेस नहीं आते तो वेट गेन होता है, वेट गेन होता है तो जनरली कफ की विकृति शरीर में देखने के लिए मिलती है। शरीर में पाचन करने के बाद पहले उसमें वमन करना है। अगर 6 महीने हुए हैं नहीं आए मेंसेस, ऐसी अगर बात है तो वमन करना है और फिर उसके बाद में विरेचन करना है। सो सार्वजनिक विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम स्थानिक विचार करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और फिर वमन और विरेचन ये होने के बाद बस्ती देने हैं। आप सोचेंगे ऐसा ही क्यों? क्योंकि कैसा है कि शरीर में जो ऊर्ध्व दोष है यानी ऊपर के शरीर के भाग में है, वो अगर वमन से हम दूर नहीं करते हैं और डायरेक्टली विरेचन अगर दिया जाता है तो कफ जो है वो नीचे आके अग्नि की विकृति करता है, सामता उत्पन्न करता है और फिर वो स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होती है। इसके लिए पहले वमन देना है, विरेचन देना है और उसके बाद में जो है वो बस्ती देने हैं। ये बस्ती कौन से दे सकते हैं? सो 3 महीने 4 महीने हुए पेशेंट्स को नहीं आए मेंसेस, सो इसमें शतावधि बस्ती करके आया है।
शतांवा सर्षपाजाजी शीघ्र तीक्ष्णकचित्रकैः स हिङ्गुकुष्ठमदनैः मूत्रे क्षीरे च सार्शकं तैलं सिद्धं हितं कायो योन्याका अपि अनुवासनम, ऐसे कहा